हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फॉर सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम फर्स्ट यूनिट की स्टडी कर रहे थे। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ करंट स्टेटस ऑफ केमिस्ट्री, इसको मैं सबसे पहली वीडियो में बता चुका था। फिर उसके बाद आता है द एनवायरमेंट एवोल्यूशन एंड द एनवायरमेंट। हम द एनवायरमेंट एवोल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, हम द एनवायरमेंट एवोल्यूशन की स्टडी की मतलब एनवायरमेंट एवोल्यूशन किस तरीके से होता है और ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट एवोल्यूशन से ही क्या क्या इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट एवोल्यूशन में हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं, इसको मैं बता चुका था। इसमें बायोलॉजिकल केमिकल इवोल्यूशन की स्टडी होती है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की स्टडी होती है, इकोलॉजी की स्टडी होती है। वही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की भी इन्वायरमेंट इवोल्यूशन में स्टडी होती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री होती है वो इन्वायरमेंट एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये इस चीज को मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। उसके बाद हमने केमिकल एवोल्यूशन पढ़ चुका था मैं कि जो प्राइमरी एबोजेनेसिस या केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी कहा जाता था, या आप कह सकते हैं जो प्राइमरी प्रोसेस था, जो केमिकल एवोल्यूशन का प्राइमरी प्रोसेस था, प्रिमिटिव स्टेज में केमिकल एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, इसको मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका था। उसके बाद आ जाता था एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दे चुके थे। जो प्राइमरी केमिकल एवोल्यूशन था उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया कि मतलब केमिकल एवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ था। इसको भी मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। फिर उसके बाद आता है केमिकल एवोल्यूशन, सेकेंडरी केमिकल एवोल्यूशन। कि सेकेंडरी केमिकल एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कि केमिकल एवोल्यूशन या कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर सेकेंडरी स्टेज में अर्थ एटमॉस्फेयर किस तरीके से चेंज हुआ है, वो एटमॉस्फेयर किस तरीके से और फॉर्म हुआ है, तो सेकेंडरी स्टेज की हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सेकेंडरी स्टेज की करेंगे, मेंटल कोर की करेंगे। पृथ्वी में जो मेंटल कोर है उसका केमिकल इवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। नहीं, उसकी एक न्यू मेथड है, जिस तरीके न्यू मेथड ऑफ टेस्टिंग, जब उसे प्रूव किया गया कि केमिकल इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है और वो किस पर डिपेंडेंट होता है, इसकी स्टडी हम करेंगे इस वीडियो में। केमिकल इवोल्यूशन इन सी वाटर, कि जो केमिकल इवोल्यूशन है वाटर में किस तरीके से हुआ, इस चीज की स्टडी भी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट को इंट्रोडक्शन बताया था। तो उसमें ये चीज आपको यहाँ पर भी ऐड कर लेनी है। सबसे पहली लाइन क्या है इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की? Evolution of environment is study in environmental science including chemistry, biology, geology and natural ecosystem। जो एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की स्टडी है इन्वायरमेंटल साइंस में होती है, जिसमें केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, बायोलॉजी इंक्लूड होती है, जियोलॉजी इंक्लूड होती है, नेचुरल इकोसिस्टम इंक्लूड होते हैं। हम केमिकल एवोल्यूशन की स्टडी भी एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट में करते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की स्टडी भी करते हैं, जियोलॉजी क्या है, मतलब जो ज्योग्राफी वगैरह होती है, जियोलॉजिकल किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इसकी स्टडी भी हम इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट में करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम की भी, इकोसिस्टम क्या है, जो हैबिट तथा हैबिटेट के बेस पे इकोसिस्टम बने हैं, अलग अलग टेरिटोरियल एरियाज बने हैं, उनकी स्टडी भी हम एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट में करते हैं। मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इसकी स्टडी भी हम इस वीडियो में करेंगे। इंडस्ट्री के द्वारा किस तरीके से एवोल्यूशन होता है, केमिकल एवोल्यूशन होता है, इसकी स्टडी भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी भी हम इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन इवोल्यूशन। अब जो इन्वायरमेंट की कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन के कारण जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है, उसके कारण भी इवोल्यूशन होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसकी स्टडी भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। अर्थ सिस्टम इवोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो पृथ्वी, जो नेचुरल द्वारा भी इवोल्यूशन होता है, वो किस तरीके से होता है, इसकी स्टडी करेंगे। इवोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो इवोल्यूशन होता है, इसकी स्टडी भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट तो नेक्स्ट है, वो अलग पार्ट है। तो हम बात करते हैं अभी केमिकल इवोल्यूशन की, सेकेंडरी केमिकल इवोल्यूशन।
देखिए, origin of earth, atmosphere and chemical evolution is a complex combination of cosmic and terrestrial process। ये कह रहा है कि जो पृथ्वी के वातावरण की उत्पत्ति हुई है, अर्थ, पृथ्वी, एटमॉस्फेयर, वातावरण, सॉरी वायुमंडल, वायुमंडल, जो पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति हुई है, एंड केमिकल इवोल्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, और जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन के द्वारा हुआ है, और जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो हुआ है, केमिकल का कॉम्बिनेशन जो हुआ है, कॉस्मिक एंड टेरेस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा हुआ है। कॉस्मिक जो ब्रह्मांडीय, मतलब जो आसमान में जो प्रोसेस हुआ, मतलब स्पेस में जो एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस हुआ है जमीन से ऊपर, तो कॉस्मिक एंड टेरेस्ट्रियल जो जमीन के द्वारा हुआ है, जो पृथ्वी की जो सतह पर जो प्रोसेस हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हुए हैं, और मतलब काफी सारे केमिकल प्रोसेस हुए जिसके द्वारा कि origin of earth atmosphere and chemical evolution is a combination of complex combination। ये कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हैं इज ए मोलिकुलर कॉम्बिनेशन, ये मोलिकुलर कॉम्बिनेशन के द्वारा हुआ है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस बाय कॉस्मिक एंड टेरेस्ट्रियल प्रोसेस। इट्स आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इसको ही हम सेकेंडरी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कहते हैं। ये सेकेंडरी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ था। लेकिन हम प्राइमरी की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जो सबसे पहले पृथ्वी का एटमॉस्फेयर था, सबसे पहले तो हाइड्रोजन तथा हीलियम था। हीलियम के बाद जो एटमॉस्फेयर बना, जो ग्रीन हाउस गैसेस बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस, एंड आफ्टर दैट इन अदर ग्रीन हाउस गैस formed। After that in other greenhouse gas are formed like नाइट्रोजन, मैथेन, वाटर etc। तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस थी, फिर उसके बाद अदर ग्रीन हाउस गैस का निर्माण हुआ, नाइट्रोजन का, मैथेन का, वाटर का, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस बाद में प्रेजेंट हुई है। अब इसका जो मेन वर्क होता था ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस गैस which maintain the climate and warming the planet by radiation of sun। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेन वर्क था, ये क्लाइमेट को मेंटेन रखता था। जो क्लाइमेट था, जो हमारा एनवायरनमेंट था, उसको मेंटेन रखता था। वार्मिंग द प्लेनेट को गर्म रखता था। जो हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी की सतह को गर्म रखता था। अब ये जो सतह गर्म होती है, रेडिएशन ऑफ सन, जो सन की रेडिएशन थी उसके द्वारा पृथ्वी प्लेनेट, मतलब ये वार्म रहता था। वार्म किस तरीके से रहता था, जैसे सूर्य की जो किरणें थी दिन के समय में पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब जब रात के समय उनकी क्रस्ट कूल हो जाती थी, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई थी वो एमिट होने लगती थी। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वह पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती थी, स्पेस पे नहीं जा पाती थी, वह वहीं होल्ड कर ली जाती थी, होल्ड करके रख ली जाती, मतलब वहीं उसको ट्रैप कर लिया जाता था, जिसके कारण हमारी पृथ्वी वार्म कि पृथ्वी की सतह गर्म रहती थी, वार्म रहती थी। लेकिन आज के टाइम में ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारा, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है, फिर उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ऐसी जगह अब एसी का यूज ज्यादा होने लगा है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। रेफ्रिजरेटर द्वारा भी वहां पे फ्यूरॉन गैस होती है, फ्यूरॉन से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, और एटमॉस्फेयर में जब जाती है वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है, वो उसको स्पेस पे नहीं जाने देती है, स्पेस में वही उसको ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का साइज इंक्रीज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अब सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। आफ्टर दैट इन अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर फॉर्म लाइक नाइट्रोजन, मैथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन। then green house gases, या आप कह सकते हैं the greenhouse gases maintain the climate and so the global warming, and uh, warming the planet by radiation of sun।
रेडिएशन ऑफ सन के रेडिएशन के द्वारा तो उसको वार्म रखता है, क्योंकि वो उसी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो उसके बाद आ जाता है, ये चीज कहता है कि द मेंटल कोर ऑफ अर्थ, द मेंटल कोर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की 3 कोर थी, मैंने बताई थी, इनर कोर थी, आउटर कोर थी, मेंटल कोर थी। फिर उसके बाद क्रस्ट आ जाता है। क्रस्ट पृथ्वी की एक तरीके से मान लीजिए कवर हुआ, कि एक कवर है, कवर के बाद उसमें एक मेंटल कोर आती है, आउटर कोर आती है, आउटर कोर के बाद इनर कोर आती है। इनर कोर सबसे ज्यादा हीटेड थी, उसके बाद आउटर कोर थी, उसके बाद मेंटल कोर थी। अब जो मेंटल कोर थी, मेंटल कोर में बहुत ज्यादा केमिकल, मतलब बहुत ज्यादा केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है। इसलिए जो मेंटल कोर को कहा जाता है द मेंटल कोर ऑफ अर्थ इज ए लार्जेस्ट केमिकल रिजर्वोयर, कि बहुत ज्यादा केमिकल रिजर्व, मतलब बहुत ज्यादा उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसलिए लार्जेस्ट केमिकल रिजर्वोयर है। द मेंटल कोर द मेंटल कोर इज द मेंटल कोर ऑफ द अर्थ द मेंटल कोर ऑफ द अर्थ इज ए लार्जेस्ट केमिकल रिजर्वोयर। केमिकल लार्जेस्ट केमिकल रिजर्वोयर है मेंटल कोर, पृथ्वी का जो मेंटल कोर है। अब वही न्यू मेथड ऑफ टेस्टिंग, जो केमिकल इवैल्यूएशन की जो न्यू न्यू मेथड ऑफ टेस्टिंग की, मतलब ये किस तरीके से वर्क करता है, किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, वही बताया कि जो केमिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन इमेजिन पर डिपेंडेंट करता है, इमेजिन एसेंशन पर डिपेंड, मतलब एक धारणा है कि एक कल्पना की गई है कि केमिकल इवैल्यूएशन इस तरीके से हुआ है। ये सिर्फ एक इमेजिन पर डिपेंडेंट करता है, वास्तविकता नहीं पता है, लेकिन साइंस ने जब स्टडी की है तो उसको आर्टिफिशियली उस चीज को प्रूफ भी किया है। लेकिन जो चीज पहले हो चुकी है उस चीज को ना हमने देखा, तो बस एक इमेजिन किया गया कि इस तरीके से हुआ होगा। कि वही उसने लिखा न्यू मेथड ऑफ टेस्टिंग में, केमिकल एवोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द एसेंशन, या आप कह सकते हैं इमेजिनेशन। केमिकल एवोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द इमेजिनेशन primitive earth chemical mixture found in the form of more complexes and molecular system। अब जो प्रिमिटिव स्टेज थी, जो प्रिमिटिव स्टेज पृथ्वी जो प्रिमिटिव स्टेज थी, उसमें जो प्रिमिटिव स्टेज में जो केमिकल पाया गया वो एटम फॉर्म में पाया गया था। एटम के बाद वो एटमिक मॉलिक्यूल में बना, एटमिक मॉलिक्यूल के बाद वो एटमिक मॉलिक्यूल के बाद वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बना। अब जो ये मॉलिकुलर सिस्टम तथा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, इसी केमिकल के द्वारा, इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से ही फंक्शन सेल बनी थी, जो लिविंग फर्स्ट फंक्शन सेल बनी थी, जिसको हम कोसरवेट्स कहते थे। कोसरवेट्स में क्या था, बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट थे, लिप्ड थी, प्रोटीन थी, हाइड्रोकार्बन था, कार्बोहाइड्रेट, लिप्ड प्रोटीन, उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट थे। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, जो कोसरवेट्स था। तो ये चीज यहाँ पे उसने लिखी, जो केमिकल इवैल्यूएशन होता है, केमिकल इवैल्यूएशन इज डिपेंडेंट ऑन द इमेजिनेशन प्रिमिटिव आर्ट केमिकल मिक्सचर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मॉलिक्यूलर सिस्टम। जो प्रिमिटिव सबसे पहले जो 8 केमिकल का मिक्सचर पाया गया है, वो मॉलिक्यूलर तथा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाया गया है। फ्रॉम दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर से ही फर्स्ट फंक्शन सेल फॉर्म हुई है। फ्रॉम दिस मिक्सचर फॉर्म द फर्स्ट फंक्शन सेल, दिस फंक्शन सेल इज आल्सो कॉल्ड कोसरवेट सेल। कोसरवेट्स यहाँ पे लिख लीजिए, कोसरवेट्स मैंने पीछे बताई थी। कोसरवेट COECER, कोसरवेट VETVATES, कोसरवेट। केमिकल इवैल्यूएशन इन सी वाटर। अब देखिए, जो केमिकल इवैल्यूएशन पानी में भी केमिकल इवैल्यूएशन हुआ है, जो समुद्र में केमिकल इवैल्यूएशन हुआ वो किस तरीके से हुआ। As a human activity increase, such as chemical evaluation of seawater increase, and so the change in composition of seawater, calcium chloride, calcium carbonate, sodium chloride, magnesium sulfide, ECT। वो कह रहा है कि जो केमिकल इवैल्यूएशन इन सी वाटर, जो पानी में जो केमिकल इवैल्यूएशन हुआ है, जो केमिकल इवैल्यूएशन हुआ है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हुआ है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा केमिकल इवैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, वो किस तरीके से हुआ, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और मतलब जैसे जो हम इंसान ने अपने लिए साइंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, साइंस को अपने लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, साइंस वो हर चीज में टेक्नोलॉजी को उसने जैसे जो टेक्नोलॉजी अपनाता गया, लेकिन उसी से वेस्टेज भी निकले, हार्मफुल रेडिएशन भी निकली है, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस भी निकले हैं, जिसकी वजह से जो ओशन थे, जो सी वाटर का केमिकल इंक्रीज हो, नहीं केमिकल सी वाटर भी पोल्यूट होने लगा। पोल्यूट क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
निकलने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी निकलती है, जैसे आग वगैरह जलती थी उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती थी। जो अब जब ये ऊपर जाता था, ऊपर जाके जब रेन वाटर होती थी, एसिडिटीफाई हो गया, जब वो समुद्र में आती थी, समुद्र में गिरता पानी, कहाँ नदी होता, तो समुद्र में ही जाता है, नदियों में गिरता है। जब पानी है, बरसात में कहीं भी पानी पड़ता है तो वहां का पानी नदियों में जाता है, नदियों का पानी समुद्र में जाता है। समुद्र के कारण वहां पे केमिकल इवोल्यूशन होने लगा, बहुत ज्यादा केमिकल, फिर पानी भी पॉल्यूट होने लगा। उसी तरीके से केमिकल की अमाउंट भी इंक्रीज होने लगी। इसी चीज उसने बोली, केमिकल इवोल्यूशन इन सी वाटर एज ए ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज सच एज केमिकल इवोल्यूशन ऑफ सी वाटर इंक्रीज। जैसे ही ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज हुई, वैसे ही केमिकल इवोल्यूशन ऑफ सी वाटर इंक्रीज। जो सी वाटर, जो समुद्र का पानी में जो केमिकल इवोल्यूशन था वो भी इंक्रीज होने लगा। एंड सो द मेनी चेंजेस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर। वहीं बहुत सारे कॉम्पोजिशन चेंजेस देखने को मिले सी वाटर में। जैसे आप आए दिन देखते होंगे, बहुत सारी मछलियां भी, फिशेस भी मरने लगती है। पहले टाइम, अभी पीछे के टाइम में जो पूल वगैरह होते थे, नदियां होती थी, रिवर होती थी, वहां पर फिशेस मरने लगी थी। बाद में उसकी स्टडी की गई, जो इंडस्ट्रिया का जो पानी था, इंडस्ट्री जो होती थी, इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होते थे, वो डायरेक्ट जब रिवर में, नदियों में डाले जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां का पानी पॉल्यूट हो रहा था। पॉल्यूट होने की वजह से वहां का एनिमल भी पी रहे थे, फिशेस भी पी रहे थे। उसकी वजह से उसमें डिजीज, पानी पॉल्यूट होने की वजह से केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट इंक्रीज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ होने लगी थी। तो ये केमिकल इवोल्यूशन जो सी वाटर होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ही होता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, उसी तरीके से केमिकल सी वाटर कह सकते हैं, या वाटर में केमिकल इवोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। Inorganic molecule form the macromolecule and micromolecule form the life is chemical. Inorganic molecule form the macromolecule and micromolecule. Micromolecule form the life. It's known as chemical. इसको छोड़ दिए, यहाँ पाइए इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसको मैंने फर्स्ट मेड कर दिया था कि जो इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। ये साइंस की एक ब्रांच, इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की स्टडी हम इन्वायरमेंटल साइंस में करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में हम केमिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ केमिकल, बायोलॉजी जियोलॉजी, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, नेचुरल इकोसिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम की स्टडी हम इसमें कर लेते हैं। अब वही आता है मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, वही इसके इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, कहाँ है मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है, जब इन्वायरमेंट में इवोल्यूशन होता है, विकास होता है इन्वायरमेंट का, वो केमिकल के द्वारा हो रहा है। जब केमिकल इवोल्यूशन होगा तो फिर इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो इन्वायरमेंट चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन। अब जो इन्वायरमेंट होता है वो अनुवांशिक संरचना, जनसंख्या की जो अनुवांशिक संरचना होती है उसमें चेंजेस कर देता है इन्वायरमेंट के कारण। इसलिए बोला कि इन्वायरमेंट चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन। चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या होती है उनकी अनुवांशिक संरचना में चेंजेस को शो करता है। इवोल्यूशन कॉसेस ऑफ स्पीसीज एंड चेंज इन इन्वायरमेंट। जो केमिकल इवोल्यूशन इन्वायरमेंटल एवोल्यूशन के जो कारण होते हैं, जो स्पीसीज में चेंजेस आता है इन्वायरमेंट के कारण, स्पीसीज मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनमें चेंजेस आ जाता है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वहाँ की स्पीसीज भी चेंज होने लगती है। जब स्पीसीज चेंज होने लगती है, इसके कारण इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट का भी विकास होता है इसी के कारण। अब देखिए, मान लीजिए जैसे आप जहाँ पे इंडस्ट्रिया बहुत ज्यादा होती है वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है। जहाँ पे मतलब हरियाली होती है, प्लांट्स वगैरह होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, जहाँ पे जैसे डेजर्ट्स होते हैं, जैसे रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान का इन्वायरमेंट अलग होता है।
वहाँ की स्पीसीज भी अलग होती है। अब जब डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक तरीका का क्या है, वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को शो कर रहा है कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। स्पीसीज से जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो स्पीसीज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रही है। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती है वही सर्वाइव करती है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है, तो वो विलुप्त होने लगती है। तो बोला इवोल्यूशन कॉसेस ऑफ स्पीसीज एंड चेंज इन एनवायरनमेंट, जो विकास का जो कारण होता है स्पीसीज में चेंजेस होता है। when new species form due to pressure of environment, but some species या organisms survive and reproduce which is change ourselves according to environment। वो कह रहा है कि जब environment में changes आते हैं, environment में evolution होता है, तो न्यू स्पीसीज इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण फॉर्म होती है। न्यू स्पीसीज, अब इस जैसे मान लीजिए, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, आइसलैंड की अगर हम बात करें, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ बर्फ होती है, वहाँ की स्पीसीज अलग होती है जो सिर्फ ठंडे इलाके में रहना पसंद करती है। उसको तुम रेगिस्तान एरिया में लिया क्या, वो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अगर उसको वहां रहना होगा, जो न्यू जनरेशन आएगी उसको वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो इसलिए कह रहा है कि वेयर न्यू स्पीसीज फॉर्म ड्यू टू प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कारण ही न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है। जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है फिर न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, उन्हें खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अब कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो खुद को चेंज नहीं कर पाती इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वे क्या होती है, वो विलुप्त हो जाती है। सम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विच इज चेंज और योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। कुछ स्पीसीज सर्वाइव कर पाती है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाती है, और रिप्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करती है, वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाती है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाती है। इट्स शो द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये क्या है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को शो करता है। इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, ये केमिकल इवोल्यूशन नहीं, इतना पोर्शन क्या है, जो इवोल्यूशन कॉसेस ऑफ स्पीसीज एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। इवोल्यूशन जो हो रहा है स्पीसीज में चेंज, इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण स्पीसीज में चेंजेस हो रहा है। स्पीसीज में जब चेंजेस हो रहा था स्पीसीज का इवोल्यूशन हो रहा है, नई नई स्पीसीज फॉर्म हो रही है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री नहीं, बाय केमिकल इवोल्यूशन बाय इंडस्ट्री, केमिकल इवोल्यूशन और इवोल्यूशन बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के द्वारा केमिकल इवोल्यूशन होना। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रिया ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में लग रही है, मतलब ज्यादा लग रही है इंडस्ट्रिया, उससे हार्मफुल सब्सटेंस भी निकल रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस भी निकल रहे हैं। केमिकल सब्सटेंस हार्मफुल भी है, लेस हार्मफुल भी है। हार्मफुल, ऐसा तो कोई सब्सटेंस नहीं है जो हार्मफुल ना हो, ऐसा जरूर है, कुछ तो लेस हार्मफुल है, कुछ मैक्सिमम हार्मफुल है। अब जब ये सब्सटेंस निकल रहे हैं वो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट कर रहे हैं, जब इम्पैक्ट कर रहे हैं जिसके कारण इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। अब पॉल्यूट होने के कारण इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, चेंजेस आने की वजह से बहुत सारी स्पीसीज विलुप्त हो रही है, बहुत सारी स्पीसीज फॉर्म हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, अब इसमें केमिकल इवोल्यूशन भी आ गया और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी आ गया। केमिकल इवोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, मेथेन की, जो जितने भी टॉक्सिस हमारे केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल इंडस्ट्री के कारण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। केमिकल इवोल्यूशन के कारण बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, बायोलॉजिकल इंक्रीज में चेंजेस, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि स्पीसीज विलुप्त भी हो रही है, स्पीसीज फॉर्म भी हो रही है। जैसे पहले के समय में आपको चिड़िया देखने जो चीची चिड़िया थी वह बहुत सारी देखने को मिलती थी, आज के टाइम में नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, जैसे जो टावर इंक्रीज हुए, मोबाइल का ज्यादा यूज होने लगा। मोबाइल में क्या है, एक तरह की रेडिएशन तो रेडिएशन ही तो आ रही है, रेडिएशन की वजह से जो स्पीसीज थी वो विलुप्त होने लगी। अब लेकिन जो आज के समय की स्पीसीज है उसने उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया है। जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी वो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करेगी, अगर नहीं कर पाएगी तो विलुप्त हो जाएगी। जो मनुष्य ही खुद का नुकसान कर रहा है, कोई और नुकसान नहीं कर रहा है। जो मानव है, इंसान ही खुद का नुकसान कर रहा है, वो खुद के लिए हानिकारक है। वो अपनी कंफर्टेबल जोन में आने के लिए आने वाले कल को, मतलब आने वाले कल को वो खत्म कर रहा है एक तरीके से, ये मान लीजिए। जैसे वो अब ऐसी वगैरह ऐसी बहुत ज्यादा
कंफर्टेबल जोन तो तुम्हें देती है लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना डेंजरस होता है जिसके कारण कैंसर की, जो पहले कैंसर नहीं था, कैंसर अभी तो आया। कैंसर क्यों आया? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा जब जैसे जैसे ऐसी, अब आज के टाइम में देखो तो सभी घरों में ऐसी ऐसी परमानेंट होती है, रेफ्रिजरेटर परमानेंट होते हैं। पहले समय में ऐसी नहीं थी, रेफ्रिजरेटर की अमाउंट इतनी नहीं, तो फ्यूरन गैस कम यूज होती थी। रेफ्रिजरेटर में क्या फ्यूरन गैस यूज होती है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट निकलती है और वो एटमॉस्फेयर में जाती है। ग्रेविटी के कारण वो एटमॉस्फेयर में जाती है, लेकिन ग्रेविटी के कारण और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण उनको ट्रैप कर लिया जाता है, स्पेस से बाहर नहीं जाते, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, जिसके कारण वो इन्वायरमेंट में भी, जब बारिश पड़ती है, रेन हो, तो वो इन्वायरमेंट में भी इंक्लूड होता है, सॉइल में भी इंक्लूड होता है, वाटर में भी इंक्लूड होता है, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ये सारे पोल्यूशन हो जाते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री समझ में आ गया। अगर इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा, केमिकल इवोल्यूशन भी इंक्रीज होगा और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। Impact on the environment and pollution of industry change the environment and impact the species. The many species saw the changes according to environment. हाँ, वही चीज वो कह रहा है कि जब इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है तो जो इंडस्ट्री के हजार्डस केमिकल सब्सटेंस होते हैं या फॉग, धुआं भी उससे निकलता है, मतलब एक तरीके मान लीजिए हजार्डस केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। इन्वायरमेंट किस पे इफेक्ट डालता है? स्पीसीज पे इफेक्ट डालता है। स्पीसीज कौन है? एनिमल स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, प्लांट प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट पे भी उसको इफेक्ट डालता है। तो इन सब चीजों पे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। स्पीसीज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर पाती वो विलुप्त हो जाती है। जैसा आज के टाइम में चिड़िया चींची है, चींची भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। छोटी सी चिड़िया आती है जिसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो बहुत सारी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है, किसके कारण? इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन के कारण। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अब जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इसका इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट को शो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी। चलो मैं इसमें बता दूंगा, नेक्स्ट बता दूँ टाइम, चलो इसको नेक्स्ट बताते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं कि इसका क्या रोल होता है, जो इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या रोल है।